और चलिए पहाड़ों की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायकों की बैठक आज सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास में होगी। सीएम घोषणाओं और साथ ही कामों की समीक्षा करेंगे और पुरोला, गंगोत्री, घनसाली और साथ ही टिहरी के विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। धनौल्टी, विकासनगर, सहसपुर, राजपुर, रायपुर के विधायक और साथ ही तमाम उन जिलों के विधायक भी इसमें शामिल होंगे जिनके क्षेत्र में बीते दिनों कार्य हुआ है। उनकी समीक्षा बैठक होने वाली है और ऐसे में फीडबैक भी सीएम धामी लेते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में देहरादून कैंट, मसूरी के विधायक भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट छूट गए हैं। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, आज एक बैठक होने वाली है जिसमें तमाम क्षेत्रों के विधायक भी शामिल होने वाले हैं। क्या मोटिव, क्या उद्देश्य इस बैठक का? बिल्कुल। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा क्षेत्र और हर लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा की सीटें हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी विधायक जो वहां से हैं उनकी समीक्षा कर चुके हैं कि वहां पर किस तरीके से सीएम घोषणाओं पर काम हुआ है, कौन से काम वहां पर पेंडिंग चल रहे हैं, किन स्कीम्स पे काम आगे बढ़ा है, कहां पर फंड की जरूरत और है, विभागों में कोऑर्डिनेशन है नहीं है, अधिकारियों और विधायकों के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। इसको लेकर 2 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक हो चुकी है। आज तीसरा लोकसभा क्षेत्र टिहरी, जहां पे देहरादून का एक बड़ा एरिया है जिसमें स्मार्ट सिटी का काम है, टिहरी का एरिया है जहां पर टिहरी झील के डेवलपमेंट की तमाम बातें, तो यहां पर किस तरीके से काम हुआ है। तो बीजेपी के विधायक जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनकी यह बैठक है। इसके बाद हरिद्वार और फिर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के जो विधायक उनकी सीटें आएंगी और फिर विपक्ष के विधायकों के साथ और निर्दलीय विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो एक लगातार जो सीरीज चल रही है उसमें आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीजेपी विधायकों की बैठक है कि इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में किस तरीके से काम हुआ है या जो विधायकों के अपने काम वहां पर है वो उन पर किस तरीके से स्कीम पर काम आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का उत्तराखंड में, जिसका बड़ा एरिया देहरादून राजधानी का क्षेत्र है, तो वहां पर किस तरीके से काम आगे बढ़ा, इस सब की समीक्षा आज मुख्यमंत्री 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक करने वाले मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में। बिल्कुल दीपांकर, ये बैठक हर लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आपदा प्रबंधन के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम धामी। सुबह 10 बजे सीएम कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। आपदा प्रबंधन में नई तकनीकों पर भी चर्चा होगी। तो सुबह 10 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे और आपदा प्रबंधन में नई तकनीक को लेकर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ ये भी है कि कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में शराब सस्ती होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली तस्करी को रोकने के लिए शराब सस्ती करने का फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड और यूपी में शराब के रेट में 20 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब यह है कि उत्तराखंड में शराब के दाम यूपी से 20 रुपए तक महंगे होंगे। कुल मिलाकर देसी और साथ ही विदेशी शराब के दाम कम रहेंगे। अभी यूपी और उत्तराखंड में शराब के दामों में 150 से 200 रुपए का अंतर है और सोमवार को कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगा दी है और अगले वित्त वर्ष में शराब से कमाई का टारगेट 3,600 करोड़ से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रखा गया है। उत्तराखंड में शराब की 619 दुकानें हैं। देशी शराब की दुकान की कीमत 15% बढ़ाई गई है, जबकि विदेशी शराब की दुकानों की कीमत 10% बढ़ाई गई है और दुकान चलाने वाले चाहे तो बड़ी कीमतों पर दुकान चला सकते हैं। कुल मिलाकर खबर यही है कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जहां कमाई का टारगेट बढ़ाया है तो वहीं दूसरे राज्यों से तस्करी रोकने के लिए शराब की कीमत कम करने का फैसला लिया गया। वहीं शराब की हर बोतल पर 3 रुपए सेस भी लगेगा और इस एक्स्ट्रा फीस का इस्तेमाल गौवंश की रक्षा, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए किया जाएगा। यूपी से जो आरोप करते थे बार-बार उनके की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज्यादा फर्क न है, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सिंगल घर के मैप का हो सकेगा सेल्फ सर्टिफिकेशन।
आवास विकास के प्रपोजल पर कैबिनेट की मुहर लगी है। विकास प्राधिकरण में जमा करा जाएगा ये मैप और 7 दिन में आपत्ति नहीं मिलने पर नक्शा जो है वो पास माना जाएगा। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सिंगल घर के मैप का जो मैप है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो सकेगा इसका, और आवास विकास के प्रपोजल पर कैबिनेट की मुहर लगी है। और बताया ये भी जा रहा है कि विकास प्राधिकरण में इसको जमा कराया जाएगा जो मैप है, और अगर 7 दिन के अंदर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है तो यानी कि फिर ये नक्शा पास माना जाएगा। तेईस मार्च को धामी सरकार को 1 साल पूरा हो जाएगा। क्या यही इस 1 साल की बड़ी उपलब्धियां और किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मार्च 2022 को धामी सरकार सत्ता में आई थी। अब सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। इसी बीच कई बड़ी उपलब्धियां सरकार के खाते में आई। साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने समेत चुनाव पूर्व किए गए कई वादों को भी पूरा करने में सरकार सफल रही। बीजेपी 23 मार्च को जश्न के रूप में मनाने जा रही है। इस मार्च को प्रभारी मंत्री अपने जिलों में तो विधायक अपनी विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। जो लाभार्थी हैं उसके तहत जिनको चयन किया गया है, ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उस पर भी पार्टी पूरी नजर रखेगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक योजनाओं के बारे में केवल सरकारी तंत्र को पता होता था, किसको लाभ मिला इसकी जानकारी सीमित और अनेकों प्रश्न भी खड़े होते थे। पहली बार पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को इसमें इन्वॉल्व किया है। हर विधानसभा में 24 और 25 मार्च को बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर 15 लाख पंपलेट भी तैयार किए हैं, जिसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। देश के अंदर पहला ऐसा सख्त नकल विरोधी कानून बना है कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि नकल करे या कराए। हमारी महिलाओं का जो आरक्षण समाप्त 30% आरक्षण समाप्त कर दिया था, उसको फिर करने का काम हमारी सरकार ने किया। भर्तियों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% आरक्षण, कुमाऊं में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, धर्मांतरण कानून जैसे कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आम जनता के बीच ले जाना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जल्द ही नैनीताल की सड़कें चकाचक होंगी। पर्यटन सीजन से पहले नैनीताल की सड़कों को ठीक करने में नैनीताल जिला प्रशासन जुटा हुआ है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद जिले की 20 सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है। पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसके लिए काला ढूंगी, रामनगर, हल्द्वानी के साथ मुक्तेश्वर, रामगढ़ की सड़कों को फोकस किया जा रहा है। नैनीताल डीएम ने बताया कि अप्रैल में ही काम शुरू कर उसी महीने के अंत तक सभी कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल में 2021 की आपदा के बाद से ही नैनीताल की सड़कों का बुरा हाल है, जिसको लेकर अब प्रशासन इन सड़कों को ठीक करने में जुटा हुआ है। जिन सड़कों में टूरिस्टों का आवागमन ज़्यादा है या जिन सड़कों को टूरिस्ट हमारे यूज़ कर रहे हैं, लगभग 20 सड़कें ऐसी हैं जिसके लिए शासन ने बजट अभी जारी किया है और अप्रैल माह के एंड तक इन सारी सड़कों पे काम भी शुरू हो जाएगा और उसी माह में ख़त्म भी हो जाएगा। लिए चलते हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि पर्यटन सीजन से पहले ही नैनीताल की जो खस्ता हाल सड़कें हैं, पहले भी ये खबर सामने आ चुकी है और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है। आखिरकार इन सड़कों को ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा है समय से पहले? देखिए, पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए निर्देश जो जिला प्रशासन था उसको दिए गए थे और ये कहा गया था कि जो सड़कें हैं उनको ठीक कराई जाए। हालांकि अब सरकार ने इसमें बजट जारी कर दिया है और जिला प्रशासन का भी ये फोकस है कि वो पर्यटन का जो पीक सीजन
15 अप्रैल के बाद शुरू होगा, उससे पहले इसको कर दिया जाएगा। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो नैनीताल के आसपास चाहे वो रामगढ़ हो, मुक्तेश्वर हो, धारी हो या फिर हल्द्वानी आने जाने वाली सड़क या कालाढूंगी आने जाने वाली सड़क जो है वो पूरी तरीके से 2021 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी और बावजूद इसके अभी तक उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। यही हालत पूरे प्रदेश की भी अगर देखा जाए तो देखी जा सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल से राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और इसके अलावा 15 अप्रैल के बाद जो पर्यटन का पीक सीजन है वो उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा। उससे पहले प्रशासन के आगे ये चुनौती है कि इन सड़कों को वो ठीक करा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो काम चाहे 4 धाम रूट पर हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे इन रूटों पर जो काम ब्लैक टॉप किया गया था सरकार की ओर से, उसकी गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे और लगातार जो लोग थे वो सवाल उठा रहे थे। यही कारण था कि अब जो है एक अभियान के तौर पर पूरे स्टेट में इसको लिया जा रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सड़कों का रूट काफी लंबा है और ऐसे में वक्त काफी कम है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर नगर की बात करते हैं, जहां बुरी तरह से अतिक्रमण की जद में है कई सारी जमीन और इसे प्रशासन व नगर पालिका की लापरवाही ही कहेंगे कि पूरा नगर अतिक्रमण की भीड़ चढ़ गया है। यदि समय रहते अतिक्रमण को रोका नहीं गया तो यहां मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हाल ये है कि अतिक्रमण की जद में स्कूल, सड़क व अस्पताल और साथ ही नदी नाले भी आ चुके हैं और नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ फड और साथ ही खोखो तक ही सीमित है। पक्के और बड़े अतिक्रमणकारी अब भी बुलडोजर की पहुंच से काफी दूर हैं। और देखिए, तमाम जगह पर बुलडोजर का एक्शन तो लिया गया, लेकिन आज भी कई सारी ऐसी जमीन है, इलाके हैं जो कि अतिक्रमण की चपेट में है और प्रशासन का बुलडोजर उस जमीन से, उस अतिक्रमण से कोसों दूर है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बागेश्वर से सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं। सुष्मिता का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, आखिर क्या कारण, क्योंकि स्कूल, अस्पताल और अब तो नदी नाले भी अतिक्रमण की जद में आ गए हैं, लेकिन जो प्रशासन का एक्शन है वो इससे काफी कोसों दूर है। जी, बात से बागेश्वर में लगातार जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए अब ये हाल की जो नगर पालिका है उसने बुलडोजर जाना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो कुत्ते हैं और व्यवसायी हैं उन पर अभी जो कार्रवाई शुरू हो पाई है और इसके साथ ही देखेंगे पूरे प्रदेश में लगभग ये जो अभियान चल रहा है, नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून, विकास नगर, सभी जगह पे जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लगातार जो प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, वो अतिक्रमण कार्य नजर बनाए हुए है और जल्द ही और बड़ा कार्य, इससे बड़ा जो कदम है वो उठा सकती है। सुष्मिता, क्योंकि अगर समय रहते ही अतिक्रमण को हटाया जाए या समय समय पर इस अतिक्रमण को हटाया जाए तो जो एक साथ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है, अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई दिखती है, इससे स्थानीय लोग काफी परेशान होते हैं। जी, जो अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण के बाद जो समस्या आती है वो मेन उन्हीं पे आती है, जो छोटे खोखे हैं, छोटे व्यवसायी हैं और वो लगातार परेशान भी इसको लेकर, विरोध भी इसका वो कर रहे हैं, लेकिन जो पालिका है, प्रशासन है, वो अपना काम करते जा रही है और लगातार नोटिस जारी करती जा रही है। बहुत शुक्रिया सुष्मिता इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून के विकास नगर में कल दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। जीवनगढ़ से डाक पत्थर तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, जिस पर आपको बता दें कि कुल करीब 400 घरों को तोड़ने का काम किया गया है। वहीं UJVNL की जमीन में बने इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हुए हैं, जिनको छोड़ा गया है। रविवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ था, 200 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था, जबकि आज आपको बता दें कि 400 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।